हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो हम लोग को पढ़ना है सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑलरेडी खत्म हो चुका है। आज का लेक्चर जो होगा हमारा बेस्ड होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे। बट वहां चलने से पहले एक मैं डिस्कस करना चाहता हूँ क्यूब के बारे में। आप सबने क्यूब पढ़ा होगा ना। क्यूब में अगर हमें निकालना हो सिमेट्री, क्योंकि क्यूब में भी डिफरेंट टाइप के सिमेट्री पाए जाते हैं। जैसे हमारे पास एक मान लो ये क्यूब हो गया, एक परफेक्ट क्यूब है, आपको दिख रहा होगा सभी को, एक क्यूब है। अगर इस क्यूब में आपसे बोला जाए कि सिमेट्री कौन कौन सी है और कैसी कैसी सिमेट्री पाई जाती है, तो क्या आप लोग बता पाओगे इस क्यूब के अंदर कितने टाइप के सिमेट्री और कितने टाइप के एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पाए जाते हैं? इसका डिस्कशन आज हमें करना है। सो आप लोग देखो बच्चों, एक परफेक्ट क्यूब है ना। इस परफेक्ट क्यूब में हमें क्या पता लगाना है? मेरा जो सवाल आपसे ये है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, कह सकते हो सिंपली, हाउ मेनी टाइप ऑफ सिमेट्री एंड सिमेट्री एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर क्यूब। इस क्यूब के अंदर कौन कौन से सिमेट्री होती है, या कह लो कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सभी लोग को बस ये बताना है कितने सिमेट्री पाए जाएंगे। एक टाइप की सिमेट्री, दो टाइप की सिमेट्री, तीन टाइप की सिमेट्री, या उससे भी अधिक टाइप की सिमेट्रीज प्रेजेंट होंगी, ये आपको बताना है। तो चलो बच्चों, फटाफट सभी लोग वीडियो लाइक कर दो। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया होगा तो वो भी कर लो। एंड देन मैं आपको समझाता हूं कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्यूब में टोटल कितने टाइप ऑफ सिमेट्रीज होती हैं, कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं, कितने सेंटर ऑफ सिमेट्री और कितने एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। पहले आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को क्या लगता है, एक क्यूब अगर दिया हो तो इसमें कितने टाइप के सिमेट्री पाए जाते हैं? टोटल सिमेट्री एलिमेंट कितना होगा किसी क्यूब में? टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट इन अ क्यूब, बताइएगा। किसी को पता है इस क्यूब के अंदर टोटल कितने सिमेट्री एलिमेंट्स हैं? टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स कितने होने चाहिए या कितने हैं? तो देखो, टोटल सिमेट्री एलिमेंट की संख्या होती है 23। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, किसी भी क्यूब में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जो होता है वो 23 होता है। टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इक्वल टू 23, मतलब 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्रीज हैं। अब आप समझ रहे हो क्यूब कितना इंपॉर्टेंट है। 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्रीज आर देयर प्रेजेंट इन अ क्यूब। देन उसके बाद दूसरा सवाल आता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना होता है? हाउ मेनी नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बच्चों टोटल होता है 9। दो फॉर्म में होता है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन। रेक्टेंगुलर अभी पढ़ाने वाला हूं। रेक्टेंगुलर प्लेन जो होता है वो होता है 3, और बाकी होते हैं डायगोनल प्लेन। डायगोनल वो भी अभी दिखाऊंगा। डायगोनल प्लेन, और जो डायगोनल प्लेन होते हैं बच्चों उसकी संख्या होती है 6। टोटल आपके पास कितने हैं? 9। 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री और 6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो टोटल सिमेट्रीज की संख्या है 9। अगर आप बात करोगे सेंटर ऑफ सिमेट्री की, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री केवल होता है एक ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। और तीसरा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो अभी पढ़ाना बाकी है, अभी पढ़ाया नहीं हूं आप लोगों को, आज पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसमें जो टोटल होता है वो आपका होता है 13 होते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो हम लोग को देखने हैं कि एक क्यूब में टोटल सिमेट्री कौन कौन सी है और कहां कहां प्रेजेंट होती है। तो ये आपको पूरा देखना है अच्छे से, ठीक है। सो टोटल 23 सिमेट्रीज होती हैं। टोटल 23 सिमेट्री होती हैं, और कितना कितना होता है नंबर भी आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज आपके सामने मैंने रखा है। क्यूब के अंदर इतनी चीजें पाई जाती हैं। तो आप सबको समझ में आया? कितने हैं? टोटल 23 हैं। कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, आपको दिख रहा है सबको यहाँ पे। टोटल आपके पास 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री, अभी इसको डिस्कस करता हूं। एक सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और टोटल हमारे पास जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो क्या है? 13 तो अकेले एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो अब आपको जानना क्या है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री में कई फोल्ड आते हैं, ठीक है। 2 फोल्ड ऑफ सिमेट्री, 3 फोल्ड होता है, 6 फोल्ड होता है। तो आप देखोगे कि यहां पे आपको देखने मिलेगा टोटल जो 13 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हैं उसमें से आपको मिलेगा 3 ठो होता है 4 फोल्ड सिमेट्री, 4 होता है 3 फोल्ड सिमेट्री, और 6 होता है 2 फोल्ड सिमेट्री। तो टोटल 6 C2 सिमेट्री होते हैं। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब इसको आप 2 फोल्ड सिमेट्री कहा जाता है, 2 फोल्ड, ठीक है। और उसके बाद होते हैं टोटल हमारे 3 C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री की संख्या कितनी होती है? 3, मतलब 3 C4 मतलब 4 फोल्ड।
जो 4 है C4 C3 इनको फोल्ड कहा जाता है, और 4 होते हैं C3, 4 होते हैं C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अभी इसको याद रखो, अभी कुछ देर बाद इसको पढ़ाऊंगा। 6 C2 एक्सिस और 3 हमारे हैं C4 एक्सिस और 4 C3 एक्सिस। तो टोटल 6, 4 10, 3 13, इन सभी को मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। एक क्यूब के अंदर इतने होते हैं। तो पहले चलो निकालते हैं एक क्यूब में प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ कहाँ है। आप सभी को जरा समझना पड़ेगा कि अगर क्यूब हम लेके चलेंगे तो उस क्यूब में प्लेन ऑफ सिमेट्रीज कहाँ कहाँ होंगे। देखो सबसे पहले तो हमें रेक्टेंगुलर प्लेन बनाना है ना, रेक्टेंगुलर प्लेन। तो अगर रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको लगाना है तो कहाँ से कट करोगे। देखो जरा, इस क्यूब को हम यहां से कट करें, ऐसे ये क्यूब को यहां से पहला कट मारो, ये एक हो गया, यहां से बराबर बराबर कट गया। देखो जरा, थोड़ा इसको ऊपर कर ले, 2 इक्वल भाग में रेक्टेंगुलर ही कटा ऐसा। दूसरा हम इसको कैसे लगा सकते हैं, इसको दूसरा हम ऐसे काट करेंगे, यहां से दूसरा हम इसको इधर से कट करें। इसके अलावा हमारे पास एक और सिमेट्री प्रेजेंट है, जस्ट 1 मिनट। मतलब इसको हम कट कर रहे हैं बट यहां से कट नहीं रहा, इसको ऐसे कट कर सकते हैं इस जगह से। जस्ट 1 मिनट, मैं आपको कट करके दिखाता हूं। ये यहां से ऊपर से ऐसे काटो सीधा सीधा, तो ये हमारा कट हो जाएगा 2 इक्वल भाग में। देखो यहाँ पे इसको मैं फिल कर दे रहा हूँ, ये 2 बराबर भागों में काट दिया इसको, क्यूब को इधर इधर। और तीसरा हमारा जो कट हो सकता है वो ये वाला, ये ऐसे बीचों बीच क्यूब के, नहीं इससे नहीं कटेगा, उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा दूसरा ये वाला। इसको अगर हम काटें यहां से, ये बराबर बराबर भागों में काटेगा कि नहीं काटेगा, जरा देखिएगा अच्छे से। ये टोटल हमारे पास 3 रेक्टेंगुलर ही कटेंगे, ये 3 रेक्टेंगुलर पार्ट में कट जाएगा हमारा क्यूब। सॉरी, ये इस क्यूब को 3 तरीके से हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। 3 तरीके से अगर आपको काटना हो तो आप कौन कौन सा तरीका लोगे। मान लो ये हमारा क्यूब है, सपोज करो ये हमारा क्यूब है, स्क्वायर है, इसको एक बारी ऐसे काटो, ठीक है, एक बारी ऐसे काटो और एक बारी ऐसे बीचों बीच निकाल दो। मतलब ऐसे वर्टिकल इस तरीके से, फिर वर्टिकल इस तरीके से, और फिर हॉरिजॉन्टल एक काट दो। तो 3 पार्ट में कटेगा, और इस 3 पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट 3 पार्ट्स आर रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये तीनों जो कट कर रहा हूं ये क्या है, ये तीनों पार्ट हैं आपके रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर में आपके टोटल कितने आ गए, रेक्टेंगुलर में टोटल हमारी संख्या आती है 3। अब हमारे पास बाकी बचे क्यूब में डायगोनल। तो डायगोनल काटना बहुत आसान है, डायगोनल आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो अगर इस क्यूब को डायगोनली काटना हो तो हम कहाँ कहाँ से काट सकते हैं। तो देखो बच्चों ध्यान से, कहाँ कहाँ डायगोनल है। एक तो सबसे पहले हमें डायगोनल देखना है, यहां से आप इसको कट करो, यहां से लेके इस कोने से इस कोने तक एक डायगोनल होगा, ठीक। इस कोने से इस कोने तक ध्यान से देखो। अगर हम शुरू करें रेड कलर से, तो यहां कोने से शुरू करो, इस कोने से शुरू करेंगे इस कोने तक, ये पूरा का पूरा हमारा एक डायगोनल कट जाएगा। दूसरा डायगोनल इस कॉर्नर शुरू करो इस कॉर्नर तक, ये पूरा ऐसे, जैसे ऐसे मान लो कि ये हमारा एक स्पेस है क्यूब का, एक पार्ट यहां से डायगोनल कटेगा, एक पार्ट यहां से डायगोनल कटेगा। आप अपने कमरे को इमेजिन करो, जो आपके पास जो रूम है, इस रूम में क्या करना है, जो कमरा आपको दिख रहा है, इस कमरे में चारों कोने आपको दिख रहे हैं। एक चक्कू उठाओ, सीधे बीचों बीच, कमरे के बीचों बीच ऐसे इस कोने से लेके इस कोने के बीच में लाइन खींच दो, तो क्या होगा, 2 इक्वल भाग में कट गया, एक डायगोनल हो गया। दूसरा उस कोने से एकदम सीधा चक्कू, या पनीर का टुकड़ा समझ लीजिए ना, पनीर का टुकड़ा, 2 कोने को रख के ऊपर से चक्कू ऐसे दबा दो, फिर दूसरा इस कोने से इस कोने को मिलाओ और चक्कू को दबा दो, 2 बराबर भागों में कट गया। इसको बोलते हैं डायगोनल कटिंग। ये 2 डायगोनल हो गए, ऐसे ऊपर से नीचे और ऊपर से नीचे, 2 डायगोनल हो गए। अब 4 डायगोनल और हैं। अब 4 डायगोनल कैसे दिखेंगे जरा समझिएगा। मान लीजिए हमारा बोर्ड है, ये कॉर्नर इस बोर्ड का और ये कॉर्नर इस बोर्ड का, ठीक, 2 कॉर्नर है यहाँ पे बोर्ड के। अब इस कॉर्नर्स को हमें करना क्या है बच्चों, यहां से ऐसे स्लाइड करके आप अपने कमरे को देखो, जिस रूम में आप बैठे हुए हो, कॉर्नर चारों तरफ स्क्वायर है एकदम। छत का जो पहला एक, किसी एक दीवार के छत वाला दोनों कॉर्नर ले लो, ठीक, और दूसरा दीवार का बॉटम, जो जमीन का उस कॉर्नर को ऊपर से लेकर नीचे आओ, एक कटिंग हुआ।
ऐसे ऊपर से स्लाइड होकर ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे एक स्लाइड हुआ। ऐसे ही इस कॉर्नर के जो हमारे इस यहाँ पे ऊपर है दोनों, इन दोनों का सामने वाले दीवार के दोनों नीचे वाले कॉर्नर ऐसे स्लाइड करते हुए नीचे आ जाओ, 2 हो गया। ऐसे ही लेफ्ट वाले से राइट वाले का बॉटम, राइट वाले के टॉप से लेफ्ट वाले का बॉटम, 4 कटा। और तो 2 तो सीधा सीधा हो गए, और 2 सामने और फ्रंट और बैक के वॉल से हो गए, और 2 लेफ्ट और राइट के वॉल से हो गए। टोटल संख्या कितनी हो गई, 6। तो टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री एक क्यूब में कितने होते हैं, और डायगोनल वाले होते हैं 6। तो टोटल 6 डायगोनल और रेक्टेंगुलर 3, तो 6 + 3 बराबर कितने हो जाएंगे, 9। बोलो समझ आया सभी को। प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने होते हैं क्यूब में, 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं। और किस किस फॉर्म में होते हैं, इन 2 फॉर्म। फर्स्ट इज रेक्टेंगुलर 3 ठो और दूसरा है डायगोनल 6 ठो। तो ये हमारा हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री इन क्यूब। अब हमें पढ़ना है सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है। सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, COS, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉस, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब किसे बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, किन मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री पाया जाएगा और किन मॉलिक्यूल में नहीं पाया जाएगा, इसके होने न होने से मॉलिक्यूल के ऑप्टिकल एक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, इन सभी बातों को हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। हर बात समझ रहे हो, किसी भी मॉलिक्यूल के सेंटर में एक ऐसा जगह होता है, अगर हम उस जगह से इक्वल लेंथ का लाइन, ध्यान दीजिएगा, अगर हम उस जगह से इक्वल लेंथ का लाइन अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करें, ठीक है, इक्वल लेंथ का, तो हर साइड आपको सेम टाइप के एटम मिलेंगे, ठीक है, हर साइड क्या मिलेंगे, आइडेंटिकल एटम मिलेंगे, तब वो सेंटर कहलाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। इधर देखो मैं सब जगह ड्रॉ कर रहा हूं, सब जगह देखो। सबसे पहले मैंने कहां ड्रॉ किया, इस एक लाइन मैंने यहां ड्रॉ किया, देखते जाना, ठीक। उसके बाद और ड्रॉ करता हूं, एक इधर डाउनवर्ड, उतना इधर अपवर्ड। तो मैंने जो ऊपर ड्रॉ किया, अगर ऊपर ए मिलेगा तो उसके नीचे भी क्या मिलना चाहिए, ए। एक चीज ध्यान रहे कि ऊपर नीचे जो एरो दिख रहा है दोनों का लेंथ बराबर होगा, दे मस्ट हैव इक्वल लेंथ। हमने जो इधर ड्रॉ किया, अगर इधर बी मिलेगा तो यहाँ भी बी ही मिलेगा, अगर ये सी मिलेगा तो यहाँ भी सी मिलना चाहिए, यहाँ डी मिलेगा तो यहाँ भी डी मिलना चाहिए। हर साइड जो अपोजिट डायरेक्शन में लाइन गया है, इस सेंटर से अगर आइडेंटिकल एटम मिलेंगे, देन हम इस सेंटर को कह सकते हैं कि दिस सेंटर इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये हमारा क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर बच्चों मान लेते हैं कि 3 डायरेक्शन में ए बी सी सेम मिला, बट डी वाले में गड़बड़ हो गया, किसी एक डायरेक्शन में भी अगर गड़बड़ हुआ, आइडेंटिकल एटम नहीं मिला, तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि वहां पे फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाया जाएगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री तभी तक प्रेजेंट होगा जब तक हर डायरेक्शन में क्या हो, आइडेंटिकल एटम मिलता हो। जैसे एग्जांपल के लिए इसको देखिए, ये हमारा है 1,3 डाइमेथाइल साइक्लोब्यूटेन। क्या इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है? तो हमें लाइन क्रॉस करना, हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन बनाना पड़ेगा। सबसे पहला यहां कोई सेंटर इमेजिनरी मान लो, ये एक इमेजिनरी सेंटर है, उसके ऊपर गए तो CH2 मिला, नीचे भी आए तो CH2 मिला, ठीक है। राइट में गए तो टर्सरी कार्बन, लेफ्ट में भी टर्सरी कार्बन। डायगोनली ऊपर गए तो हाइड्रोजन, तो डायगोनली नीचे गए तो भी हाइड्रोजन। डायगोनली ऊपर गए तो मेथाइल और डायगोनली नीचे गए तो हाइड्रोजन। मतलब कि हर डायरेक्शन के जो एटम है आइडेंटिकल हैं, तो इस मॉलिक्यूल में क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इस मॉलिक्यूल में क्या हुआ, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट पाया गया। एक एग्जांपल आपने देखा, और एग्जांपल आपको दिखाते हैं, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल इस मॉलिक्यूल को देखिए, मैं इसको हटा देता हूं, यहां पे COS लिख देता हूं, ये है सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब अगर दूसरा मॉलिक्यूल देखें तो आप जरा इसको बताइएगा, क्या दिए गए मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है? ये है C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O, और यहां हमने लगा दिया COOH और नीचे लगा दिया मेथिल, ठीक। सिमिलरली यहां पे नीचे लगा दिया COOH और यहां लगा दिया मेथिल। अब जरा देखो, इस मॉलिक्यूल में कहीं कोई ऐसा पॉइंट है जहां से अगर हम इक्वल लेंथ का लाइन
अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करें और वो आइडेंटिकल एटम से मिल जाए या आइडेंटिकल एटम से मैच कर जाए? चलो बताओ सभी लोग, क्या ये पॉसिबल है? अब देखो यहां कोई सेंटर मॉलिक्यूल के बीचों बीच, हमने यहां से राइट में लाइन खींचा इक्वल एटम, लेफ्ट में खींचा इक्वल एटम, ठीक है। ऊपर की तरफ गए NH, नीचे की तरफ आए NH, ऊपर की तरफ गए O CO, नीचे भी क्या है CO। अब उसके बाद यहां से डायगोनल ऊपर गए तो मेथिल, डायगोनल नीचे गए तो मेथिल, यहां से डायगोनल ऊपर गए तो COOH, यहां से नीचे गए तो COOH। मतलब कि इस सेंटर को हम क्या कह सकते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इस मॉलिक्यूल में भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ना? हाँ है। क्यों है? बिकॉज हर साइड से क्या हो रहा है? ये आइडेंटिकल एटम से मैच कर रहा है। तो जब आइडेंटिकल एटम से मैच करेगा तो आपको क्लियर पता हो जाना चाहिए, बहुत अच्छे से पता हो जाना चाहिए कि ये मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और जिन मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा उसके लिए याद रखिएगा वो मॉलिक्यूल हमेशा अकायरल होगा। सो हमारा ये सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ में आ गया सभी को? तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना है, मॉलिक्यूल हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री आर अकायरल। मॉलिक्यूल्स हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री आर अकायरल। जिनमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा वो अकायरल कह लो या ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। दे आर अकायरल या कह सकते हो इसी को ऑप्टिकली इनएक्टिव। दीज मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज इसमें क्या होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो किसी भी डायरेक्शन से, एक भी डायरेक्शन से अगर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री पाया जाएगा तो मॉलिक्यूल किसी भी कीमत पे किसी जन्म में ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। दैट इज वाई दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ आया सभी को? दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ कायरलिटी। सो ये था सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक क्यूब में सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? उसके बॉडी में देखो, अगर हम एक क्यूब बना दें तो क्यूब के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री कहां प्रेजेंट होगा? ध्यान से देखो, अगर हम एक क्यूब के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री निकालने जाए तो वो इस क्यूब के सेंटर में कहीं प्रेजेंट होगा, बीचों बीच। आप कहीं से लाइन ड्रॉ करो, ये इक्वल लेंथ का जब लाइन ड्रॉ करोगे तो आइडेंटिकल एटम से मैच करेगा। अगर हम यहां से यहां ड्रॉ करें तो यहां से यहां सेम कॉर्नर, अगर हम यहां से यहां ड्रॉ करें तो यहां से यहां सेम कॉर्नर, अगर हम ऊपर ड्रॉ करें फेस आता है तो नीचे भी क्या आएगा? फेस। राइट में ये फेस आएगा तो लेफ्ट में ये फेस आएगा। इस डायगोनल पर अगर ये एक टर्सरी कार्बन आता है तो इस डायगोनल पर भी एक टर्सरी आएगा। अगर हम इस वाले डायगोनल की बात करें, इस डायगोनल पे एक टर्सरी आएगा तो यहाँ भी नीचे डायगोनल पे एक टर्सरी आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस क्यूब का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री। सो दिस सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री इन अ क्यूब। तो अपने क्यूब में सेंटर ऑफ सिमेट्री पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। कितने होते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल में? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? एक से ज्यादा सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है? नहीं, एक ही होगा। चलो नेक्स्ट, अभी हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री की तरफ, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री के होने ना होने से मॉलिक्यूल के कायरलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, आइए देखते हैं। तो अगला हमारा हेडिंग होगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो दिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको हम लोग एक्सिस, क्योंकि अलग अलग एक से अधिक एक्सिस हो सकते हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहा जाता है। अब ये क्या होता है, ये देखो, इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसको किसी भी एंगल से रोटेट करो, तो इसका पहले डेफिनेशन लिखता हूं। व्हेन ए मॉलिक्यूल is rotated at थीटा एंगल, ठीक है, थीटा एंगल पर रोटेट करना। व्हेन ए मॉलिक्यूल इज रोटेटेड एट थीटा एंगल ऑन द सेम प्लेन। इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि रोटेशन के दौरान प्लेन चेंज नहीं होना चाहिए। ऑन द सेम प्लेन विच विल प्रोड्यूस identical structure
which will produce identical structure, then that molecule have AOS, then that molecule have, तब उस मॉलिक्यूल के पास क्या होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, then that molecule have AOS। तो अगर किसी मॉलिक्यूल को हम थीटा एंगल पे रोटेट करते हैं सेम प्लेन पे, ऑन द सेम प्लेन, यहाँ सेम लिखना छूट गया था, ऑन द सेम प्लेन, प्लेन चेंज नहीं होना चाहिए, अगर प्लेन चेंज हो गया तब वो कभी सेंटर ऑफ सिमेट्री, सॉरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं कहलाएगा, इस बात को अच्छे से याद रखना, प्लेन शुड बी सेम। तो व्हेन ए मॉलिक्यूल इज रोटेटेड एट थीटा एंगल ऑन द सेम प्लेन which will produce identical structure, then that molecule have axis of symmetry, otherwise axis of symmetry उस मॉलिक्यूल में नहीं होगा। अब जिन मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है वो कायरल होंगे या नहीं होंगे, तो यहाँ पे आपको बता दूं कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री कायरलिटी को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री डज नॉट अफेक्ट, किसे नहीं अफेक्ट करेगा, डज नॉट अफेक्ट कायरलिटी, ये कायरलिटी को ज़्यादा फर्क नहीं डालता कि इसके होने ना होने से मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसका मतलब यही है, इट डज नॉट अफेक्टिंग कायरलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, इसके होने ना होने से कायरलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, इस बात को ध्यान रखना, ठीक, मतलब कायरल ऑप्टिकल प्रॉपर्टी डजंट अफेक्टेड बाई दिस प्रॉपर्टी, इसके साथ ऑप्टिकल एक्टिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। अब निकालना कैसे है, निकालना है n इक्वल टू, ये होता है Cn इक्वल टू 360 अपॉन थीटा, 360 अपॉन थीटा से आपको निकालना है, जहां Cn क्या कहलाता है, Cn कहलाता है फोल्ड, ठीक है, Cn कहलाता है फोल्ड, जैसे भी देखा ना 3 फोल्ड 4 फोल्ड, वैसे ये Cn का नंबर फोल्ड है। अब ये फोल्ड कैसे कैलकुलेट होगा, अगर n बराबर 2 आया तो 2 फोल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और अगर n बराबर 3 आया तो 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगर n बराबर 4 आया तो 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, इसको 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहा जाएगा। तो देखना है n की वैल्यू कितनी आती है, ठीक है, n थीटा से डिवाइड कर लो, जो वैल्यू आएगी n की वही रखी जाएगी। तो n बराबर 360 अपॉन थीटा होता है और n को Cn में लगाया जाता है, जहाँ Cn क्या है, n फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। तो चलो जरा देखते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में कैसे निकाला जाता है। जैसे पहला एग्जांपल है हमारे पास, फर्स्ट एग्जांपल है किसका, H2O का। तो H2O का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, ये देखो ऑक्सीजन है, ये H1 और ये H2, ठीक, इस मॉलिक्यूल को इस एक्सिस से 180 डिग्री पे रोटेट करो। तो जब इसको 180 पर रोटेट किया जाएगा फर्स्ट टाइम, तो आपको क्या मिलेगा, ये आ जाएगा H2 और ये हो जाएगा H1, है ना। अभी आइडेंटिकल बना क्या, अभी आइडेंटिकल नहीं है, फिर से इसको 180 पर रोटेट कर दो। तो फर्दर जब 180 पर रोटेट करेंगे ना बच्चों, प्लेन देखो चेंज नहीं हुआ है, H1 H2 अपने सेम प्लेन पे है, यहाँ भी H1 H2 अपने सेम प्लेन पे है, और जैसे फिर से 180 डिग्री पर रोटेट किया, क्या हो जाएगा, नाउ H1 जहाँ था वहीं आ गया और H2 जहाँ था वो वहीं चला गया। सो नाउ दिस इज आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। तो कितनी बार रोटेशन पे आया, जरा देखो तो, एंगल 180 है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 अपॉन 180, तो कितना आया, ये 2 आया। और देखो 2 बार रोटेशन हुआ है, फर्स्ट टाइम यहाँ हुआ था और सेकेंड टाइम यहाँ हुआ है, तो यही टोटल फोल्ड है, 1 फोल्ड और ये 2 फोल्ड, टोटल 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो यहाँ आ गया, मतलब इसमें कौन सा एक्सिस है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या कह सकते हो 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, इसमें क्या है, 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इस मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो पहला बात समझ आया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होने से मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पे फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, एक मॉलिक्यूल में n फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, जहां n होता है 360 अपॉन थीटा के बराबर। तो आपको n निकालना, अगर आपने n निकाल लिया तो आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री तुरंत निकाल ले जाओगे, इमीडिएट एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाता है। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं बच्चों। दूसरा एग्जांपल है BF3।
BF3 मॉलिक्यूल में देखो C2 और C3 दोनों प्रेजेंट होते हैं। C2 एंड C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोथ प्रेजेंट, दोनों के दोनों हैं, दोनों प्रेजेंट है। अब हमको निकाल के देखना होगा कैसे, आखिर कहाँ से दोनों आए। तो पहले हमें क्या करना है, BF3 का स्ट्रक्चर बनाना है। तो जरा देखो BF3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। एज वी ऑल नो BF3 मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। बस करना क्या है, नंबरिंग कर लो F1, F2 और F3। अब इस मॉलिक्यूल के यहाँ से 180 पे घुमाओ, इस एक्सिस से 180 डिग्री पे रोटेट कर लो। तो अगर वहाँ से हम इसको 180 पे रोटेट करेंगे तो क्या होगा क्या, ये वाला जो आपका था यहीं रहेगा, ये F1 जो था घूम के यहाँ F2 हो जाएगा, सॉरी, और F3 क्या हो जाएगा, F2। F1 का कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने उसी एक्सिस से रोटेट किया है, ये F1 हो गया। बट क्या दोनों आइडेंटिकल हैं? नहीं, अभी दोनों आइडेंटिकल नहीं है। फिर से इसको 180 पे घुमा देते हैं। ये 180 पे पहली बार मारे थे, फिर 180 पे घुमा दिए, तो अब की बार 180 पे जाएगा तो क्या आएगा, आइडेंटिकल आ जाएगा। F3 अपनी जगह आ गया और F2 अपनी जगह आ गया। F1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि F1 के एक्सिस से हमने रोटेशन परफॉर्म किया है। सो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर n निकालेंगे तो n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा आएगा, और इसका मतलब 2, थीटा कितना 180 है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C2 एओएस प्रेजेंट है। तो पहला तो हमने C2 निकाल दिया। BF3 को हमने क्या किया, ऐसे घुमाए, C2 आ गया। अब इसमें C3 किधर है ना, अगला भी तो निकालना है, क्या C3 प्रेजेंट है, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, बोलो, दिख रहा है आप लोगों को कहीं? C3 दिखाई दिया किधर है भी कि नहीं, C3 एक्सिस है कि नहीं, ये बताइए बस। क्या इस मॉलिक्यूल में C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो किधर है, और नहीं है तो भी बताइए कि है या नहीं है। पहले तो यही बता दीजिए है कि नहीं है। C3 है, देखो C3 किधर है ये जानना ज़्यादा जरूरी है ना। C3 है, इसमें कोई डाउट नहीं, C3 रहेगा ही रहेगा। मॉलिक्यूल जब ट्राइगोनल प्लेनर है तो C3 होना तो बनता है। और कैसे पहचानिएगा, इधर देखिए, ऐसे F, यहाँ पे F और यहाँ पे F, तो इसको 1 मान लेते हैं, और इसको 2 और इसको 3, इसके बीच में देखो यहाँ, और तीसरा यहाँ से यहाँ। पहली बार जब हम इसको F1 को F2 लाएंगे 120 पर रोटेट करेंगे, फिर F2 से F3 जाएंगे फिर 120, और फिर F3 से जब F1 आओगे तो 3 बार में 180 पे एक बार, फिर 180 पे एक बार, फिर 180 पे एक बार, आपको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेगा। आप निकाल के चाहो तो देख लो, आपके लिए मैं थोड़ा सा होमवर्क कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। आप देखो जब करोगे ना तो पहली बार में क्या आएगा, F1 यहाँ से यहाँ, F2 यहाँ से यहाँ, F3 यहाँ से यहाँ, फर्स्ट टाइम में जब ये स्ट्रक्चर बनेगा तो यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा कि ये हो जाएगा F3, ये हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा F2। तो फिर 120 पर रोटेट करोगे तो अब की बार हो जाएगा यहाँ पे क्या, दिस इज F2, दिस इज F3 एंड दिस इज F1, और फिर से 120 पे कर दोगे तो आपको आइडेंटिकल मिल जाएगा। तो 120 पे कितनी बार करना पड़ा, 3 टाइम्स। देखो आइडेंटिकल आ गया, ये और ये आइडेंटिकल है। तो पहले यहाँ से हम कहाँ गए, यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, तो 3 टाइम्स गया, या n इक्वल टू कह सकते हो 360 अपॉन थीटा, और ये आ जाएगा आपका 3। तो इसमें आपका क्या आ गया, C3 भी है, C2 भी है और C3 भी है। C2 एज वेल एज C3 बोथ आर प्रेजेंट साइमल्टेनियसली। तो एक मॉलिक्यूल में एक ही बार में एक से अधिक एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है, तो इस मॉलिक्यूल में C2 और C3 बच्चों दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक है, बोथ आर प्रेजेंट टुगेदर, दोनों एक ही साथ यहां पे प्रेजेंट है। क्लियर, बोथ आर प्रेजेंट साइमल्टेनियसली।
चलो अगला एग्जाम्पल, अगला है XeF4। XeF4 क्या होता है जरा देखो। XeF4 होता है बच्चों स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल, ठीक, ये स्क्वायर प्लेनर है। अब जरा आप बताइएगा इस स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल में कौन कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, चलो बताओ इसमें कौन से एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। C2 C3 C4, आपको क्या क्या दिख रहा है, 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3 और इसको F4। इसमें कौन से एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हैं। इसमें देखो, इसमें C2 और C4 दोनों हैं, C2 एंड C4। क्या आप लोगों को दिखा C2 कैसे है। C2 अब चाहो तो इस मॉलिक्यूल को यहां से रोटेट करो बीचों बीच, या किसी एक एक्सिस से, चाहे इनमें से किसी से कर लो, ये C2 है। आप देखोगे आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेगा 2 बार में, C2 है। और अगर इसी मॉलिक्यूल को एक बारी देखो ध्यान से, यहां से पहले 90 डिग्री पे घुमाओ, यहां आ जाएगा, फिर 90 पे दोबारा घुमाओ, यहाँ आ जाएगा, फिर 90 पे दोबारा घुमाओ, यहाँ आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 90 पे 4 बार में। तो आप देखोगे ये 2 तरीके से घूमेगा, एक तो 180 डिग्री पे घूमेगा थीटा बराबर 180, और दूसरा थीटा बराबर क्या होगा 90। तो जब 180 होगा तो C2 एक्सिस और 90 होगा तो C4 एक्सिस, दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होंगे। तो दिस मॉलिक्यूल कंटेन्स बोथ। क्लियर हो गया। सो ये हमारे हो गए एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हमने सारे सिमेट्री एलिमेंट्स बच्चों खत्म कर लिए। तो आज तक यहीं, बस आज यहीं तक सिमेट्री कंप्लीट। अब कल से इसके सारे इंपॉर्टेंट बातें शुरू हो जाएंगे, जैसे इनहेंसियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स, एनोमर, इपीमर, ये सब कल से स्टार्ट होने वाला है। आज सिमेट्री एलिमेंट का खत्म हो गया। सिमेट्री एलिमेंट में आप देखोगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री के होने ना होने से मॉलिक्यूल के ऑप्टिकल एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे से अब हम लोग को सारे एप्लीकेशन पार्ट करने हैं, तो कल हम लोग पढ़ेंगे इनहेंसियोमर, डायस्टेरियोमर, एनोमर और इपीमर। तो कल के लिए, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए दमदार टॉपिक के साथ, और फिर हम लोग करेंगे खतरनाक क्वेश्चन। हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊंगा इनहेंसियोमर, डायस्टेरियोमर से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आज की सभा यहीं संपन्न।